उपयुक्तता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बस स्टैंड निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। 2024 और 25 बजट में सरकार द्वारा बैरोड बस स्टैंड को विकसित करने हेतु घोषणा की गई थी। आरएसआरटीसी के बस स्टैंड हेतु कोई उपलब्ध जमीन नहीं मिली, इसलिए वो हुआ है। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक अच्छा आपका बस स्टैंड बनेगा, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आ जाए कंसल्टेंसी की फिजिबिलिटी की, निश्चित रूप से आपके बस स्टैंड बजट घोषणा में किया गया बहुत अच्छा तैयार करवाएंगे। मेरी भी सिफारिश है, वरिष्ठ सदस्य हैं इनके। वहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत। थैंक यू सब अध्यक्ष जी, आपसे यही तो उम्मीद। अगला प्रश्न है, इसीलिए तो आपको सब अच्छा अध्यक्ष कहते हैं। डॉक्टर रितु बना अजी मैंने दूसरा ने पूछा ही नहीं। हो गया, आश्वासन मिल गया, पूरा वायदा कर दिया आपने, खोल दिया। उप मुख्यमंत्री मैंने भी आपका माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसा अभी अलवर की बात है। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न संख्या 211। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मेरे पास जवाब आ चुका है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अध्यक्ष जी, डांग विकास क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के पूर्वी व दक्षिणी हिस्से में उन जिलों को कहते हैं जहाँ दस्यु आतंक के लिए जाने जाते हैं। इनमें भरतपुर, बारा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, कोरली, कोटा और सवाई माधोपुर शामिल है। डांग क्षेत्र की खासियतें ये हैं कि बंजर भूमि, पानी की कमी, बीहड़ जंगलों के घिरा इलाका है और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। SC, ST और पिछड़ी जातियों का ये घर है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में बड़ौदा, बीरमपुरा, ब्रह्माद, गाजीपुर, महमदपुरा, बंदबारेठा, सिंघाड़ा, कपूरा मलुका, शेरगढ़, समोगर, पुराबाई खेड़ा, सीतपुर, हरनगर, सालाबाद, महलोनी, मिलकपुर, नारोली, नेहरोली, बडियारी, कनावर, कारवारी, लेचुरा कला, भवनपुरा, रोदावल, जोतरोली, जटमासी, नौरदा, माड़ापुरा, दौड़दा, महलपुर काछी, खानसू जयपुर, खेड़ा ठाकुर, निभेरा, मड़ोली, दाइना गांव, कंजौली, रुद्र रुब्बास, मिल्समा, इब्राहिमपुर, शक्करपुर, नया गांव, मेरथा और चेकोरा, ओंडेल गद्दी, इन ग्राम पंचायतों को भी क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में सम्मिलित करने की मंशा रखती है? क्योंकि मेरे क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र डांग में आता है, तो मेरा सरकार से पहला क्वेश्चन तो यह है कि इन क्षेत्रों को डांग विकास में सम्मिलित करने की मंशा रखती है अथवा नहीं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि डांग विकास योजना में आने वाले गांव, ज़्यादातर उनका क्षेत्र जो है वन विभाग और सेंचुरी में आता है, जिसके कारण वहां पर विकास के कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं। साथ ही जो डांग का इलाका है उसमें सैंडस्टोन का काम हमारे यहाँ पर है और डांग विकास योजना के अंतर्गत स्थायी रोजगार की बात सरकार करती है। तो मेरा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि डांग विकास योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को सेंचुरी से निकालकर। उधर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की मदद से मिली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ बताया जा रहा है निजामुद्दीन इलाके से परवेज नाम के एक आतंकवादी को धर दबोचा। आतंकी परवेज निजामुद्दीन इलाके में एक होटल में रुका हुआ था। आतंकी परवेज श्रीनगर का रहने वाला है और उस पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि आतंकी परवेज तकरीबन 12 दिन से निजामुद्दीन के द फजर रेजिडेंसी में रह रहा था। पुलिस की माने तो ये संदिग्ध आतंकी चंडीगढ़ से दिल्ली आया, फिर एक गेस्ट हाउस में रुका। परवेज पर आरोप है कि वो आतंकी घटनाओं के लिए होने वाली फंडिंग में शामिल था और नियंत्रण रेखा के पार बैठे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के आतंकवादियों से संपर्क में था। दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती का ये वही गेस्ट हाउस है जिसका नाम फजर रेसिडेंसी है, जिसमें कि जो संदिग्ध आतंकी है वो 12 फरवरी से रुका हुआ था, जिसका नाम परवेज अहमद बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ के जो ऑनर हैं उन्हें दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए ले गई है। यहाँ पर एक केयर टेकर है, उनका कहना है कि जो रजिस्टर वगैरह है वो भी यहाँ से दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है जांच करने के लिए। और जो परवेज अहमद है वो श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ में शॉल का बिजनेस करता था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसका आरोप है कि वो शॉल बेचने की आड़ में जो आतंकवादी हैं उन्हें लॉजिस्टिक और फंडिंग जो है वो मुहैया कराता था, और जिस आरोप में उसकी बुधवार रात यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम के साथ दबिश दी गई और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस है उसने परवेज अहमद को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर UAPA लगा हुआ था और कोर्ट का एक ऑर्डर था, कोर्ट का एक सम्मन था, जिसके बाद जो
पुलिस की टीमें हैं वो लगातार परवेज अहमद के मूवमेंट पे नजर रखी हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार जो परवेज अहमद है उससे एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि आरोप यह है कि जो सीमा पार के आतंकी हैं उन्हें फंडिंग मुहैया करा रहा था शॉल बेचने की आड़ में परवेज। तो ऐसे में अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि दिल्ली में अगर कोई संदिग्ध आतंकी रुका हुआ था जिसके आतंकवादियों के साथ कनेक्शन है तो वो किस मंशा से रुका हुआ था। क्या दिल्ली में कोई हाइडआउट थे, कोई स्लीपर सेल्स थे, या दिल्ली में आतंकवादी अपना बेस तैयार करना चाह रहे थे। इन तमाम चीजों पर जो एजेंसी है उसकी जांच लगातार जारी है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में जुड़े अपडेट आया है। मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। संभल मस्जिद की साफ सफाई होगी अभी, लेकिन मरम्मत नहीं होगी। हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जो सफीदी की परमिशन मांगी गई थी वो और मरम्मत फिलहाल के लिए शाही जामा मस्जिद की नहीं होगी। जो संभल में मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई नहीं होगी, मरम्मत का कार्य भी वहां नहीं किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संभल मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई, जहां पर जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की परमिशन मांगी गई थी और इसकी याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने आज जो है फैसला सुना दिया है कि सफाई वहां पर की जा सकती है, लेकिन रंगाई पुताई और मरम्मत का कार्य मस्जिद में नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर संभल से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि हाईकोर्ट की तरफ से बीते दिनों कहा गया था कि एएसआई की रिपोर्ट जो भी होगी उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा, और एएसआई की रिपोर्ट आज जो है वो सौंपी जानी थी हाईकोर्ट में, और उसी के आधार पर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है कि शाही जामा मस्जिद में फिलहाल के लिए रंगाई पुताई और मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सकेगा। फायरिंग की और इस तरह की चीज़ें एकदम से सामने आई थी। और 24 नवंबर को जो कुछ हुआ था उसमें पहले से ही ये तय किया गया था कि सर्वे किया जाएगा, और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वो सर्वे किया जा रहा था कि वहाँ पर जिस तरह का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था कि मस्जिद कमेटी मस्जिद के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, और इसको लेकर यहाँ पर पहले से ही तय था कि अगर रंग रोगन होता है तो रंग रोगन होने के बाद इन चीज़ों में छेड़छाड़ हो सकती है, मरम्मत के नाम पर उन्हें गिराया जा सकता है, ऐसा दावा किया गया था। और इन्हीं चीज़ों को लेकर कोर्ट का रुख यहाँ पर दोनों एसआई भी गई थी और एसआई को यहाँ पर आदेशित किया गया था कि वो जाए, और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी घटना के साथ 1 घंटा यहाँ पर समय बिताया था कि रंगरोगन की आवश्यकता कहाँ पर है, क्योंकि ये पहले से तय था कि अगर मस्जिद के अंदर कोई भी जाता है तो उसको परमिशन लेनी होगी एसआई की, एसआई के अधीन ये मस्जिद है, और ऐसे में अगर अंदर जाकर कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ होती है तो सबूत नष्ट हो सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं, और जो इस वक्त कोर्ट में रिकॉर्ड है वो चीज़ें अगर बाद में नहीं दिखी तो उसको लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और इसी वजह से ये सारी प्रक्रिया हुई, और एएसआई ने जब वहाँ पर एक दिन पहले पूरी फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी, एक एक जगह पर मौका मुआयना किया था, कहाँ पर से जब हिंसा जिस दिन शुरू हुई थी उस कोने तक भी यहाँ पर टीमें गई थी एएसआई की। तो इसीलिए ये सारी रिपोर्ट को बनाकर आज सौंपा गया था हाई कोर्ट में। और जिस तरह से हमने देखा था कि 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा हुई थी तो उसका मुख्य वजह भी यही थी कि लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया था कि अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, अंदर से निकास किया गया है पानी का जहाँ पर वुजू होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको गलत तरीके से भ्रामक प्रचार किया गया, और उसके बाद बाहर आकर भीड़ जो है उत्तेजित होकर गुस्से में आई, और उसके बाद पुलिस पर पथराव जैसी हरकत हुई, हिंसा हुई। तो ये सब ना हो, इसको लेकर शुरुआत से ही अब कोर्ट के अधीन ही सारी चीज़ें चल रही हैं। एएसआई को कहा गया था जिस तरह से जांच करने को, तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और ये तय हो गया था, क्योंकि रमजान के मौके को देखते हुए मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर ये दावा किया था, दलील दी थी कि वो रंगरोगन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे सबूत हैं जिनको लेकर हिंदू पक्ष लगातार शुरू से विरोध करता आया है कि वहाँ पर छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा सबूत मिटाया जा सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया थी, और ये माना जा रहा है कि अब रंगरोगन नहीं होगा तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है वो भी यहाँ पर ये देखेगा कि कैसे ये सारी प्रक्रिया होगी, क्योंकि अब यहाँ पर अगर रंगरोगन नहीं होता है तो वो उसके बाद भी मुस्लिम
पक्ष क्या कानूनी प्रक्रिया को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो आज की ताज़ा खबर है, बड़ी खबर है, वो ये कि संभल की जामा मस्जिद जिसमें रंगरोगन को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था मुस्लिम पक्ष ने, उनको यहाँ से निराशा मिली है और यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब वहाँ पर कोई रंगरोगन नहीं होगा। ये रंगरोगन नहीं होने का मुख्य वजह भी ये भी मानी जा सकती है कि वहाँ पर सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। सबूत जो वहाँ पर पहले से यहाँ पर रिकॉर्ड है, क्योंकि विवादित स्थल तो हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है, रंगरोगन किसी भी तरीके से वहां पर नहीं किया जा